हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन अकेडमी पे। ये है मेरा सेट 25। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एमटीएस के टोटल पीवाईक्यूज़ का क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपकी जीके का सिर्फ। ठीक है, टोटल 300 क्वेश्चन पेपर हैं आपके आज तक के पूछे गए हैं एमटीएस में, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 24 करा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है या आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाइए। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज करके। आप वहाँ पे जितने भी वीडियो अपलोड हैं सब 10-12-15 मिनट के वीडियोज़ हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए। अपने जीके का स्कोर जो है ना उसको एनालाइज़ कीजिए कि हम अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं, मेरा जीके का पार्ट कैसा है। क्योंकि एमटीएस में विदाउट जीके एंड इंग्लिश आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इंग्लिश तो लगभग लोग 20 प्लस कर देता है, लेकिन जीके जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम करता है। इसलिए मैं सिर्फ जीके का यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं सारे सॉल्व मैं करा दूंगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस मैं लाऊं आप देख सको, उससे प्रैक्टिस कर सको। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उतना आप पूरे एक दिन में अगर 10-15 मिनट भी प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहे हो जीके के लिए, तो फिर कुछ बेनिफिट नहीं निकलने वाला है। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। ठीक है, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2 से 5 मई 2023 तक इंचियोन कोरिया गणराज्य में एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 56वीं वार्षिक आम बैठक में निवेशक या द्विपक्षीय और अन्य संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। देखिए, आपका बैंक का बात आया है ना, बैंक यानी कि वित्त का कोई मामला होगा। ठीक है, पैसे का कोई मामला होगा। तो भारत में अगर कहीं विदेश में कोई पैसे का मामला हो रहा है तो भारत की ओर से प्रतिनिधि कौन करेगा? यहाँ का वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्री कौन है भारत में? तो निर्मला सीतारमन। तो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा सेंस से भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते थे। ओके, चलिए। अब कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। हम लोग हमेशा से एक लाइन सुनते आए हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, आए हैं ना सुनते ये संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा हमें करनी है। तो भारत की अखंडता। ठीक है, मैं अब मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते होगे तो नोट कर लीजिएगा। पहली चीज़, जो मौलिक कर्तव्य है ना आपका पार्ट 4A में आता है। ठीक है, पार्ट 4A में आता है मौलिक कर्तव्य आपका। ठीक है, आपका ये 51A आर्टिकल में आता है। ठीक है, 51A आर्टिकल कब जोड़ा गया था आपका? तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संशोधन 1976 में। जब 42वां संशोधन आपका हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन, तब ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। स्टार्टिंग में जो है ना आपके सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 142वां संशोधन को क्या हम लोग बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन हमारे अभी प्रेजेंट में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। ठीक है, तो 11 में मेरे भाई 11वां क्या है? 11वां कब जोड़ा गया? तो 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां जो आपका लास्ट है वो 2002 में जोड़ा गया था। आपका 10 आर्टिकल है वो 1976 में जोड़ा गया था। आपका जो 11वां आर्टिकल है वो 2002 में जोड़ा गया था। और वो 11वां आपका मौलिक कर्तव्य क्या था? आर्टिकल में बोल रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11वां वो क्या था आपका? तो वो था आपका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो चलिए ये आपका सारा मौलिक कर्तव्य का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। ओके, इससे बाहर मौलिक कर्तव्य इससे नहीं पूछेगा। और जो मैं यहाँ पे नोट किया हूँ आप सबको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो भारत की अखंडता कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जल निकाय धीरे धीरे पोषक तत्वों और खनिजों, मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन से समृद्ध हो जाता है, जिससे जल की सतह पर शैवाल का भारी विकास होता है, जिससे जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्या कहलाती है? देखिए, आपका वाटर है। ठीक है, वाटर है आपका। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका ये 2 पोषक तत्व आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है दोनों की। जल में इन दोनों का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाता है ये वाटर फास्फोरस और नाइट्रोजन से। तो इसमें क्या हो जाता है कि शैवाल जो है ना वो विकास करने, शैवाल जो है वो बढ़ने लगता है। नहीं देखें आप कोई भी नदी में जो है पेड़ पौधे जो उगने लग जाते हैं। ठीक है, तो वही आपका जो है शैवाल भारी मात्रा में विकास होने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जिसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा कम हो जाती है। देखिए, ये जो आपका हाइपोक्सिया है ना, ये इसका परिणाम है। यूट्रोफिकेशन का ये परिणाम है आपका हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता क्या है कि इसमें जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और वो क्यों होती है? यूट्रोफिकेशन के कारण। ठीक है, ये हाइपोक्सिया जो है ना इसका परिणाम है आपका यूट्रोफिकेशन का। तो आपका ये आंसर क्या हो गया? यूट्रोफिकेशन। अच्छा, ये बायोमैग्नीफिकेशन क्या है?
देखिए मैग्नी मतलब कोई मेटल मतलब कोई चीज़ मिक्स हो रहा है तो बायोमैग्नीशियम मैग्नीफिकेशन क्या होता है ना दोस्त, कि जैसे आपके जल में, ठीक है, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, इसे हम तो बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। ठीक है, चलिए। और ये क्या आपका बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, उस जीव में स्पेसिफिक जीव में अगर अपशिष्ट पदार्थ मिल जाए, बहुत सारी गंदगी मिल जाए, तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, और ये आपका यूट्रोफिकेशन तो बता ही दिए। चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों की श्रृंखला से जुड़ा था। ठीक है, तो आपका ये कह रहा है कि ये कौन से इसमें चारों में से कौन से व्यक्ति थे ना जो आपकी इससे जुड़े हुए थे न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों से। तो ये थे आपके अरविंद घोष, ये गरम दल से थे ना, आपके गरम दल से थे, और ये कहाँ से थे, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। चलिए, आपके अरविंद घोष कह रहा है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कराया था। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपका बुलंद दरवाजा जो है ना आपके फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था, आपके गुजरात अभियान के टाइम में। ठीक है, चलिए, फतेहपुर सीकरी। अब कह रहा है कि संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, किसने पेश किया था। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हु इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कितने बार संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उठाया गया था, आप मुझे कमेंट बताइएगा। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि राजा एंड राधा रेड्डी वेयर अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2000 फॉर गिविंग अ न्यू डायमेंशन टू विच डांस फॉर्म। देखिए, आपके जो राजा, ठीक है, राजा और राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, वो किस डांस से रिलेटेड है। देखिए, आपका टाइटल देखिए क्या है, रेड्डी। तो रेड्डी कहाँ का टाइटल होता है, तो साउथ इंडिया का। तो साउथ इंडिया का इस पर कौन सा नृत्य है, सत्रिया आपका कहाँ का है, असम का है, तो असम का तो हो नहीं सकता। उड़ीसा का है, ये भी नॉर्थ साउथ इंडिया में नहीं है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है, आपका आंध्र प्रदेश का है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर का है। यानी कि हम लोग टाइटल से सिर्फ, ठीक है, रेड्डी क्या है टाइटल, ये कहाँ का है, तो साउथ इंडिया का मैं बताया भी था आपको प्रीवियस वीडियो में। और ये आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा, ये भी क्योंकि साउथ इंडिया का, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और आपका मैं उड़ीसा के लिए बता दूं तो ये पात्रा, एक टाइटल आपको मिलेगा पात्रा, बहुत फेमस टाइटल है पात्रा उड़ीसा के लिए। ठीक है, चलिए, और मणिपुर के लिए सिंह, सिंह। ठीक है, ओके, तो कुचिपुड़ी। कह रहा है कि द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन एक्टर। मतलब किस एक्टर का ये ऑटोबायोग्राफी है, आपका आत्मकथा है, द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो ये है आपके संजय खान, संजय खान ये एक्टर हैं जो कि इनका बुक है आपका। देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कभी कोई भी एग्ज़ाम में अगर ये पूछता है ना आपको ऑटोबायोग्राफी, और मैं छोटा एग्ज़ाम बोल रहा हूँ 10th लेवल का एग्ज़ाम कोई भी, तो उसमें जो फेमस नाम है ना उसका आंसर नहीं मिलता है, जो एक ऐसा अनजान नाम होता है ना वो अधिक मतलब मोस्ट ऑफ द केस में वही आंसर होता है। आपके दिलीप कुमार बहुत फेमस है, शाहरुख खान, सलमान खान, ये तीनों फेमस हैं। ठीक है, आपके संजय खान जो है ना उतने मतलब प्रसिद्ध नहीं है इंडिया में, उतना नाम इनका कोई नहीं जानता है, तो इसका ज़्यादा चांसेस होता है कि यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग, जिससे लोग अनाभिज्ञ होते हैं ना, जिससे मतलब जो लोग किसी चीज़ को गेस नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ ऑप्शंस में होता है। इसलिए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम हो तो। ठीक है, चलिए, संजय खान। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स ग्रुप ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। देखिए, भारत में कौन सा क्रॉपिंग सीजन्स का ग्रुप होता है। ठीक है, फसल, कौन सा फसल सीजन का जो है ना फसल मौसम का समूह होता है। तो भारत में कौन कौन सा होता है, आपका रबी होता है, ठीक है, खरीफ होता है, और क्या होता है आपका जायद होता है, यही 3 होता है ना आपका। तो ये आपका कहाँ है, ऑप्शन ए में। देखिए, मैं अब तीनों के बारे में डिटेल बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि दोबारा आपको कहीं फिर रबी, खरीफ और जायद के बारे में पढ़ना ना पड़े। देखिए, रबी जो होता है ना इसको ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, मतलब जब रबी फसलों को उगाया जाता है तो आपके ठंडे मौसम में उगाया जाता है। तो ठंडे मौसम कब होगा, अक्टूबर से नवंबर, यानी कि जो रबी फसल है वो आपके अक्टूबर से नवंबर में उगाया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, इसको जब इसकी जब कटाई होती है ना उसमें गर्मी के मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका कटाई कब होगा, तो अप्रैल से जून में, अप्रैल से जून में इसका क्या होगा, कटाई होगा रबी फसल का। इसका एग्जाम्पल बताइए, तो गेहूँ इसका फेवरेट एग्जाम्पल, गेहूँ। ठीक है, गेहूँ इसका जो है सबसे प्यारा एग्जाम्पल हो गया आपका रबी फसल का। चलिए, अब आते हैं खरीफ फसल में। तो देखिए, खरीफ फसल जो है ना आपका, ये इसको उगाने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता होती है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया धान, ठीक है, तो धान उगाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाटर का आवश्यकता होता है।
ठीक है। ये उगाया कब जाता है आपका, तो गर्मी के टाइम में। ओके, तो गर्मी के टाइम में कब, तो जून से जुलाई, जून जुलाई के बीच में, ठीक है। और इसको काटा कब जाता है, तो काटा जाता है ठंडे के टाइम में, यानी कि सितंबर उल्टा हो जाता है रबी का, सितंबर से आपका अक्टूबर में, ठीक है। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल बता दिए, धान हो गया, ठीक है, आपका मक्का हो गया, ठीक है, आपका कपास हो गया, इसका फेवरेट एग्जाम्पल खरीफ का। चलिए अब जायद पे आते हैं। जायद जो है ना आपका, जायद ये बीच में उगाया जाता है आपका मार्च से आप कह सकते हो मार्च अप्रैल, मतलब मार्च जून के बीच में, मार्च से जून के बीच में उगाया जाता है। और ये होता है कि पानी के अंदर अधिकतर फसल ये होती है ना, मतलब ये जो फसलें होती है, जैसे आपका खरबूज हो गया, ठीक है, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, तो ये आपका जायद का एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका टोटल तीनों का ख़त्म हो गया। है कि अ टनल दैट रन्स थ्रू द शेल वॉल बिटवीन टू प्लांट सेल इज नॉन एज। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये पीवाईक्यू में एक बार और पूछा था आपका, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे ना, तो इस क्वेश्चन से आप गुजरे होंगे, ठीक है। आप हिंदी में देख लीजिए, आप बेहतर समझोगे। कह रहा है कि दो पादप कोशिकाओं के बीच, ठीक है, कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाला सुरंग को क्या कहा जाता है, तो ये क्या होता है आपका, तो प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, ये आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ये पीवाईक्यू में एक बार और पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, कह रहा है कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। देखिए, गोवा में आपका जो 37 राष्ट्रीय खेल हुआ था ना, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा टॉप किया था आपको महाराष्ट्र था, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य। चलिए, अब कह रहे हैं कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कर्नाटक संगीतज्ञ थिराकुडी हरियर विनायर काम किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। देखिए, भारत में 2 संगीत होते हैं, एक होता है हिंदुस्तानी, एक होता है कार्नेटिक या कर्नाटक, ठीक है। तो ये है किससे, कार्नेटिक से। कर्नाटक कहाँ से, तो साउथ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, साउथ इंडिया से। चलिए, तो कर्नाटक संगीत से रिलेटेड कौन कौन है, तो हरियर विनायक राम किस वाद्य यंत्र से, तो भाई ये किस वाद्य यंत्र से थे, तो ये घटम। घटम, अगर एक बार क्वेश्चन भी किया था आपका पीवाईक्यू में कि घटम क्या है, तो घटम एक तरीके का क्या है, वाद्य यंत्र है, एक वाद्य यंत्र है घटम, ठीक है। चलिए, घड़ा का आकार का जैसा होता है घटम, ठीक है। चलिए, हाथों से बजाया जाता है इसको। अब कह रहा है घटम। चलिए, कह रहा है कि मौर्य समाज के दौरान मेगास्त्रीज ने भारतीय समाज को 7 अलग अलग समूहों में विभाजित किया था। राजा के सलाहकारों को किस विशेष समूह में रखा गया था। देखिए, आपका जो मेगास्त्रीज था ना, वो इंडिया सोसाइटी को 7 पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, 7 पार्ट में डिवाइड किया था। अब देखिए, उसके अनुसार ना भारत में उस टाइम छुआछूत नामक कुछ बीमारी नहीं थी उसमें, ठीक है, भारत में ऐसा कुछ नहीं था। तो 7 भागों में आपका डिवाइड करता है। मैं सातों का नाम लिख दे रहा हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी सलाहकार पूछ दिया, कभी पूछ ले कि किसान किस वर्ग में आते थे, ठीक है, सैनिक किस वर्ग में आते थे, तो मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। पहला जो आपका सबसे पहला जिसका नाम वो किया था, तो वो थे दार्शनिक पहला, ठीक है। दूसरा जो आपका था ना, वो किसान था, दूसरा जो समूह था वो किसान का था, ठीक है। तीसरा आपका था सैनिक का, ठीक है। चलिए, चौथा आपका था चरवाहे आप जानते ही हैं, जो भेड़ बकरियां चलाते हैं, ये चौथा हो गया आपका। चलिए, इसको मिटाते हैं। अब पांचवा जो था ना आपका, ये था कारीगर का, ठीक है। और छठा क्या था आपका, तो मजिस्ट्रेट जो चलाता है आपका, रन करता है। और आपका जो सातवां है ना, जो लास्ट है आपका, वो है था सलाहकार, यानी कि जो सलाहकार है आपका, वो 7वां वर्ग में था, 7th में, ठीक है, 7th में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि राजा के सलाहकारों को किस समूह में रखा गया था आपका, 7वां में, ठीक है। चलिए, ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। कह रहा है कि अध्यक्ष को छोड़कर वित्त आयोग में कितने अन्य सदस्य होते हैं। देखिए, आपके फाइनेंस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं अध्यक्ष को छोड़ के, तो टोटल होते हैं 5। अगर एक अध्यक्ष थे तो फिर कितने बच जाएंगे, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि भांगड़ा और गिद्दा किस भारतीय राज्य से जुड़े हैं। तो देखिए, भांगड़ा भाई भारत में बहुत फेमस है, पंजाबी लोग करता है, ठीक है, और गिद्दा भी आप जोड़ लीजिए। चलिए, अब कह रहा है कि देखिए, महाराष्ट्र का एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, लावनी, ठीक है, गुजरात का गरबा, ठीक है, उड़ीसा का छौ। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंकिंग संस्थान ने भारत में सूक्ष्म वित्त, ऋण और उनके विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, कौन सा बैंकिंग संस्थान है ना, जो कि सूक्ष्म यानी कि छोटा वित्त, ऋण और उनके विस्तार के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये था आपका नाबार्ड को ही यहाँ पे क्या लिखा गया है,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, देखिए इंग्लिश में इसको नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NBARD, ठीक है, नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में, ठीक है। चलिए, नाबार्ड एक क्या है? तो एक बैंक संस्था है ना। अगर ये पूछ दे कि आपका जो नाबार्ड है वो क्या है, तो एक बैंक संस्था है। चलिए, आप कह रहे हैं कि देवघर ट्रॉफी इज गिवन इन, तो देवघर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? आपका क्रिकेट से है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि द एलिमेंट इन ग्रुप 17 इज द पेरियोडिक टेबल आर नोन एज, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। आपका जो 17वां ग्रुप है ना आपके वर्गीकरण का, पेरियोडिक टेबल का, वो किस नाम से जाना जाता है? तो हेलोजेंस, ठीक है। ये सब जो है एलिमेंट्स आपके। चलिए, अब कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मैरिड द मुगल एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव द टाइटल नूरजहान। ये PYQs में भी ठीक है पूछा था, लेकिन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज था उसका। तो जो जहांगीर था ना आपका, वो किससे प्रेम में था बहुत ज़्यादा? तो ये आपकी मेहरुनिशा थी, ठीक है। मेहरुनिशा का ही नाम था एक नूरजहां, लेकिन पहले मेहरुनिशा की शादी जो है ना वो होती है इसके जहांगीर के एक सेनापति से, ठीक है। बाद में सेनापति को मार दिया जाता है या मर जाता है, ठीक है। तब जाके जो है ना जहांगीर जो है इससे शादी कर लेता है। मेहरुनिशा एक डांसर थी, ठीक है, डांसर थी, अफगानिस्तान से आई हुई थी ना। इसके इसके जितने भी फैमिली हैं सारे वो अफगानिस्तान से आए हुए थे। ओके, चलिए, तो मेहरुनिशा। अब कह रहा है कि व्हाट सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। देखिए, ये कह रहा है कि किसी भी फूड में स्टार्च है, स्टार्च आप जानते हो ना क्या होता है स्टार्च, तो किसी भी फूड में स्टार्च है उसे पता करने के लिए कि उस है कि नहीं, वो कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, बताइए, ठीक है। तो ये होता है आयोडीन का सॉल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं ना कि फूड में आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिससे हमें स्टार्च के बारे में पता लग जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च द नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। देखिए, करियर का बात है ना दोस्त, तो करियर का बात कौन करेगा बताइए? तो जो एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार मंत्री, रोजगार मंत्रालय, यही ना। तो ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से भी बना सकते थे। चलिए, अब कह रहा है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। देखिए, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस यूनियन टेरिटरी में था, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग किस यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं? आपका पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या दमन एंड दीव, बताइए। तो ये जो है ना आपका वो है पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। चलिए, अब कह रहा है कि देखिए एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, 2011 का जो भी सेंसस का जो रिजल्ट है ना उसको आप एकदम पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम्स में 2011 का सेंसस के बारे में एक क्वेश्चन रखा ही है, ठीक है। तो एक बार 2011 का सारा जो जानकारी एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, सेंसस पे, 2011 का सेंसस पे मैं एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा, जिसमें सारे टॉपिक जितने भी क्वेश्चंस आज तक के पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो मैं सारा जो है ना वो एक कंबाइन एक वीडियो चलाऊंगा, उसमें आप उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाहर फिर सेंसस से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर वन शॉट आपको चाहिए सेंसस पे, ठीक है, यूट्यूब में नहीं मिलता है यार। यूट्यूब में अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे टीचर्स में अगर आप सर्च करोगे तो मतलब क्या बोले आपको, आधा आधा जानकारी देगा, ठीक है। पूरा जानकारी की जिससे मैं पढ़ लूँ एक वीडियो से, ताकि सेंसस के लिए मुझे दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े, और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो मेरे से बन जाए, ठीक है। फुल शॉट सेंसस का 2011 अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट, अगर जब तक 10 कमेंट नहीं आएगा तब तब मैं ये नहीं लाऊंगा, ठीक है। 10 कमेंट आ जाएगा, 10 लाइक आ जाएगा वीडियो में, तो मैं इसका एक वन शॉट लाऊंगा सेंसस में, ठीक है। चलिए, तो आपका पुडुचेरी। अब कह रहा है कि वन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व। देखिए, आपका जो एकता दिवस है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, एकता होता है भारत में, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो एकता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ये होता है आपका 19 नवंबर। ये PYQ में भी एक बार पूछा था, ठीक है, कि एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो PYQ देखिए रिपीट करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जितना हो सके ना प्रैक्टिस आप PYQ से करिए, ठीक है। 10-15 मिनट का वीडियो है मेरा भाई, आप अपना थ्योरी जहाँ से भी पढ़ना है पढ़िए, प्रैक्टिस के लिए 10-15 मिनट का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट आने वाला है अगर रेगुलर रहेंगे मेरे चैनल पर तो। चलिए, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर के ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है? इंद्रावती तो है भाई फेमस, प्राणहिता भी है, ठीक है, कामेंग, ये जो है ना ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। अगर आप नदी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे एक बार रिवर सिस्टम जो भी मैं पढ़ाया हूँ यूट्यूब पे, आप उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो कामेंग का किसका है? ब्रह्मपुत्र का। मंजीरा भी आपका किसका है? गोदावरी का है। यानी कामेंग आपका क्या है? तो ट्रिब्यूटरी नहीं है गोदावरी का, ठीक है। चलिए,
कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग आर द टारगेट बेनिफिशरीज फॉर द विश्वकर्मा योजना लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 17 सितंबर 2023। देखिए ये है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा क्या होता है? विश्वकर्मा, अगर भारत में विश्वकर्मा एक जाति होती है, तो विश्वकर्मा किस चीज़ का काम करता है? या विश्वकर्मा जो भगवान है वो किसके मतलब मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपके ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, आर्किटेक्चर या क्राफ्टमैनशिप कह सकते हो, ठीक है, मतलब कुछ शिल्प से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल स्किल इन ट्रेडिशनल फोक डांसेस, तो क्या विश्वकर्मा फोक डांसेस से रिलेटेड हो सकते हैं? डांस से नहीं ना, तो ये गलत है। ये आपका क्राफ्टमैनशिप, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फोक सॉन्ग्स, ये भी गलत। फोकलोर, ये भी गलत। यानी कि आप, अगर आपको नहीं भी मालूम है ना ये स्कीम के बारे में, तो आप इसको मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे कह रहा है विश्वकर्मा योजना, तो विश्वकर्मा योजना होगा तो नाम से भी देखिए, कोई भी स्कीम का अगर कुछ नाम है ना तो उससे कुछ रिलेशन होगा, ठीक है, बिना रिलेशन का कोई भी नाम नहीं दिया जाता है किसी भी स्कीम को। तो ये है विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना किसको मिलेगा? जो शिल्प में कौशल है, ठीक है, क्योंकि विश्वकर्मा का रिलेशन आपके लोक नृत्य से नहीं है, लोक कथाओं से नहीं है, लोकगीत से भी नहीं है। विश्वकर्मा का रिलेशन किससे है? तो शिल्प से है। इसीलिए ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका टोटल 25 क्वेश्चन खत्म हुआ यहाँ पे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दो क्योंकि लंबा भी हो गया होगा। तो चलिए वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।